एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारे ईयर एंड स्पेशल, जहां हम चर्चा करेंगे कि 2025 का साल इक्विटी मार्केट्स के लिए कैसा रह सकता है, कैसे आपको एलोकेशन करनी है अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए, किन एसेट्स में आपको पैसा लगाना चाहिए, इक्विटीज़ में या फिर कमोडिटीज़ में या फिर फिक्स्ड इनकम में आपको एलोकेशन कैसे करनी चाहिए। साल 2025 किन सेक्टर्स के लिए अच्छा रहेगा और किन स्टॉक्स में आपको ध्यान रखना चाहिए बिफोर मेकिंग और बिल्डिंग अप योर पोर्टफोलियो फॉर 2025 एंड इयर्स अहेड। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर धनंजय सिन्हा, ही इज को हेड ऑफ एक्विटीज एंड हेड ऑफ रिसर्च स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक्स एट सिस्टमैटिक्स। मिस्टर सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम सर। Thank you for having me on this show. ऑलवेज अ प्लेजर सर। मिस्टर सिन्हा, हम शुरुआत करते हैं साल 2024 की। काफ़ी उठापटक हमने पूरे बाजार में देखी। पहले 6 महीने अगर हम कैलेंडर ईयर 2025 की बात करें तो काफ़ी अच्छे निकले। जून जुलाई वेर द बेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर, लेकिन अक्टूबर नवंबर टर्न्ड आउट टू बी समथिंग जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। शार्प करेक्शन करेक्शन की उम्मीदें तो हम लगा ही रहे थे बिकॉज वैल्यूएशंस को लेके एंड द न्यू हाई दैट वी टच्ड ऑन निफ्टी एंड द अदर बेंचमार्क्स। करेक्शन आई लेकिन काफ़ी तेज़ आई और अब हम संभल नहीं पा रहे क्योंकि एफआईआईज जो है वो हमसे रूठ गए हैं। साल 2024 को आप कैसे सम अप करेंगे, कैसे समराइज करेंगे और मेजर चैलेंजेस क्या रहे हैं आपके लिए? मेरे हिसाब से अगर हम पिछले एक साल को देखेंगे तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला जो फर्स्ट हाफ था उसमें जो है बॉयंसी था। आई वुड से दैट करेक्शंस आए बट वो रिबाउंड भी काफी स्ट्रांगली हुआ। वो जी। लार्जली जो डोमिनेंट फैक्टर उस समय ये था कि आपका जो डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन तो बढ़ ही रहा था, बट हम्म। जो कंसर्न था यूएस के तरफ से रेट कट वगैरह जो भी जो एक्सपेक्टेशंस थे वो जी। भी प्राइस इन हो रहे थे। तो बेसिकली लोग जो है यूएस फेड को डविश व्यू के हिसाब से देख रहे थे। तो जी। इसलिए उनको जनरली है ये एक्सपेक्टेशन था कि एफआईआई फ्लोज भी पॉजिटिव होगा बिकॉज ग्लोबल लिक्विडिटी इम्प्रूव करेगा। ये एक्सपेक्टेशन लोगों ने बनाया, इसलिए कई बार जो डिप होता था वो क्विकली रिबाउंड भी हो जाता था। ट्रू। आपका डोमेस्टिक फ्लोज बना हुआ था। सेकेंड हाफ में आई वुड से आफ्टर इलेक्शन इन पर्टिकुलर एंड ये लोगों को आभास होने लग गया कि भाई ये फ्लो जो है इतना स्ट्रांग नहीं है। और जी। जो है इसके कारण आपका जो पूरा जो डिपेंडेंस है वो डोमेस्टिक फ्लोज के ऊपर रह गया, जो कि अभी भी स्ट्रांग रिसेंटली टिल रिसेंटली इट हैज बीन स्ट्रांग। सो आई वुड से ये दो जो फ्लो के हिसाब से रहा। दूसरी बात जो है ग्रोथ के हिसाब से जो है जो एक्सपेक्टेशन था वो काफी मॉडरेट हो गया। आई वुड से जी। दैट पिछले 3 क्वार्टर्स में जो एवरेज अर्निंग्स है वो कॉन्ट्रैक्शन के तरफ रहा। वो प्रॉफिट ग्रोथ जो है प्रॉफिट नेगेटिव की तरफ रहा। और रिसेंटली वो मार्जिन प्रेशर आ गया काफी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कमोडिटी प्राइसेस। और डिमांड सिनेरियो थोड़ा वीक रहा, तो इसके कारण आपका जो है फंडामेंटल्स आर नॉट वेरी सपोर्टिव। और रिसेंटली आई वुड से क्या हो गया है कि आपका जो यूएस फेड के तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस है वो हम्म। अब मॉडरेट हो गया। यूएस फेड ने भी बताया कि इंस्टेड ऑफ 4 कट्स दे विल डू ओनली 2 कट्स नेक्स्ट ईयर। तो वो जो लिक्विडिटी का जो कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल लिक्विडिटी का वो भी मॉडरेट हो गया है। इसके जी। कारण आप देखिए तो वैल्यूएशंस काफी काफी हाई लेवल पे आ गए अक्रॉस सेक्टर्स। और हम्म। ग्रोथ नहीं आ रहा, और आपका जो फ्लो वाला है एटलीस्ट द एफआईआई फ्लोज आर नॉट वेरी सपोर्टिव। इसके कारण जो है काफी वॉलेटिलिटी है। और आई वुड से जो है यूएस इलेक्शंस जब हुए तो ट्रम्प जो जी। जीते, ट्रम्प की जो जीत हुई है उसके कारण आपका जो है अनसर्टिनिटी और बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने प्रोटेक्शनिज्म टैरिफ हाइक्स और ये सारा चीज जो है वो दोबारा से जो होराइजन में लेके आए। तो आई वुड से जनवरी में जब वो मतलब सीट संभालेंगे अपना, उसके बाद क्या करेंगे, पीपल आर अनसर्टेन अबाउट इट। बिकॉज ऑफ ऑल राइट। दीज रीजंस यू हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट्स। मिस्टर सिन्हा, आपने बहुत अच्छे से सम अप किया साल 2024 को, लेकिन अब हम साल 2025 की बात करते हैं। आपने कहा मॉडरेशन इन अर्निंग्स हमको देखने को मिला स्पष्ट रूप से।
हम देख रहे हैं और जीडीपी फोरकास्ट को भी रिवाइज किया गया है डाउनवर्ड्स। हमने साल की शुरुआत जो की थी, एज फार एज द जीडीपी एस्टिमेट फॉर इंडिया इज कंसर्न, हमने काफ़ी दैट देयर वाज अ यूफोरिया कि 7.2% की ग्रोथ हम देखेंगे, लेकिन उसको टेम डाउन किया है आरबीआई ने भी और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने भी। अब आपको क्या लगता है अर्निंग्स में सुधार हो सकता है? हम 2025 में जब जाएंगे तो अर्निंग्स सीजन भी शुरू हो जाएगा। क्वार्टर थ्री अर्निंग्स विल स्टार्ट ट्रिकलिंग डाउन फ्रॉम से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। अर्निंग से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए हमको? और साथ में ही अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें, वहाँ पे आपके क्या अनुमान लग रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि इस बार जिस स्तर पे हमको होना चाहिए था हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे? देखिए, जीडीपी ग्रोथ जो है ये थोड़ा सा एस्टिमेशन में जो है ना थोड़ा इश्यूज है। तो हम्म। अगर आप देखें तो 5.4% जो आया सेकेंड क्वार्टर में और रिवाइज डाउनवर्ड्स हुआ 7.2 से 6.6%, मतलब 60 बेसिस पॉइंट का जो फॉल हुआ है। इसके जी। साथ साथ इन्फ्लेशन का अपवर्ड रिविजन हुआ है। तो राइट। एक स्टैगफ्लेशनरी काइंड ऑफ सिनेरियो है। बट आप देखिए कि ये जो ग्रोथ है, जो भी ये ग्रोथ है, लेट्स से द एक्सपेक्टेशन इज नाउ अराउंड 6.5%, 6.5 के आसपास है। बट आप देखिए ये जो 6.5% है, इसके साथ साथ जो अर्निंग्स ग्रोथ है कंपनीज हम्म। के, जो फॉर्मल सेक्टर ग्रोथ है, वो हम्म। तो कॉन्ट्रैक्शन में है। जी। तो आप अगर देखो तो मतलब अर्निंग्स और जीडीपी ग्रोथ में सामंजस्यता नहीं है। राइट। दूसरी बात, सरकार के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने भी कहा है कि मिडिल क्लास श्रिंकेज है, जो कंपनीज लोग बोल रहे हैं। सो इफ यू हम्म। लुक एट कंज्यूमर कंपनीज, मिडिल क्लास राइट। श्रिंकेज बोल रहे हैं, और इसके पहले रूरल स्लो डाउन था। तो राइट। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 6-7% जो यूफोरिया बना है जीडीपी नंबर में, वो हम्म। ग्राउंड रियलिटी से मेल नहीं खाता है। तो हम्म। उस पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मतलब ना तो हाउस होल्ड को इफेक्ट से रिलेट कर पा रहा है, ना कॉर्पोरेट से राइट। रिलेट कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से द एस्टिमेशन में जो जीडीपी नंबर है वो एटलीस्ट 200 बेसिस पॉइंट अबव रियलिटी है। ओके। क्योंकि जीडीपी नंबर में क्या होता है कि आप जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जी। आप मेजर नहीं करते और ऑर्गेनाइज सेक्टर का मेजर करते हो, जिसके कारण राइट। इन्फ्लेटेड हो जाता है। अब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी देख रहे हैं कि स्लो डाउन हो रहा है। सेल्स ग्रोथ जी। ऑफ नॉन फाइनेंस कंपनीज हैज कम डाउन टू almost like 6 odd percent. राइट। Compensation growth that they are giving now, sales growth is 4%, and compensation growth is also fallen to 6%. Let's say राइट। 6-7 क्वार्टर के पहले कुछ 15-16% था। तो हम्म। मेरे हिसाब से जो आगे का जो संदर्भ दिखता है मुझे ये कि अर्निंग्स ग्रोथ काफी मॉडरेट होगा। क्योंकि आप ओके। प्री कोविड से अगर देखेंगे FY 24 तक का जो एवरेज ग्रोथ है, करीब करीब 19-20% का कंपाउंडेड ग्रोथ है। जी। सिग्निफिकेंट राइज हुआ है हम्म। प्रॉफिट में। तो जी। अगर हम प्री कोविड देखेंगे वो 3.5% था, हम्म। 5 साल का एवरेज। तो इस हम्म। हिसाब से मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपका जो ग्लोबल फैक्टर है, जो हम्म। प्रोटेक्शनिज्म वगैरह आएगा, प्लस जी। गवर्नमेंट भी जो है वो फिजिकल टाइटनिंग साइड में है, टैक्स जी। रेवेन्यू थोड़ा कम हो रहा है, और हाउस जी। होल्ड का जो बॉयंसी इतना स्ट्रांग नहीं है, और कॉर्पोरेट हम्म। भी केपेक्स इतना कर नहीं रहा है, जो कि इफ यू लुक एट सीमेंस, दे हैव सेड कि भाई प्राइवेट केपेक्स इतना नहीं हो रहा। तो मेरे राइट। हिसाब से support to earnings growth is fairly moderate. If I look at the next 1 year or maybe 1.5 to 2 years, I think ओके। earnings can happen. ये जो अगर सरप्राइजिंगली अगर मान लीजिए कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस काफी कम हो जाते हैं, तो आपका हम्म। मार्जिन जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। बट ये ओके। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ग्लोबल स्लो डाउन इतनी तेजी से हो रहा है कि नहीं, तभी कमोडिटी प्राइसेस कम होगा। तो मेरे हम्म। हिसाब से base case scenario में I would say that we are looking at maybe 4 or 5% earnings growth. Uh, uh, if you look at next year, if you look at हम्म। up till now, last 3 क्वार्टर का एवरेज ग्रोथ इतना ही है, 4% ही है। राइट। तो मेरे राइट। हिसाब से फ्लैटिश टाइप का अर्निंग्स है। हम्म। इन्वेस्टर्स को बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। ये डिफरेंशिएटेड परफॉर्मेंस होगा पूरे, इफ यू लुक एट द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। सो आई एम हम्म। नॉट पेंटिंग एवरीथिंग विद द सेम ब्रश, बट यहाँ पे आपको जो है काफी कैलिब्रेटेड तरीका से आपको इन्वेस्ट करना है। मोमेंटम नहीं आएगा, मोमेंटम इज नॉट
फेवरेबल। जी। मिस्टर सिन्हा, अगर हम साल 2025 की बात करें तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि आउट परफॉर्म कर पाएंगे ऐसे माहौल में, जिस जो आपने सिनारियो समझाया है? क्योंकि ट्रेडिशनली जो सेक्टर्स हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो चले नहीं इस साल में। आई मीन जी। देयर आर द दे हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग। अंडर अगर परफॉर्मिंग। इसने हमको करेक्ट। 9% 9.5% का रिटर्न दिया है, अगर इस करेक्ट। साल की बात करें, तो वहां पे जी। अगर देखें तो बैंकिंग इज 7% 8%। करेक्ट। करेक्ट। रियल एस्टेट डिड वेल, योर डिफेंस डिड वेल। वहाँ करेक्शन भी हमको डीप देखने को मिला, लेकिन जी। फिर भी दे आर द टॉप गेनर्स फॉर द ईयर 2024 विद 60% ऑफ रिटर्न्स एज फार एज निफ्टी डिफेंस इंडेक्स इज कंसर्न। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे? ट्रेडिशनल होंगे या फिर न्यू जेन कंपनीज लाइक न्यू इमर्जिंग थीम्स लाइक ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी? मुझे लगता है कि जो 5 साल जो चला है, हम्म। थीम्स वगैरह, ये 5-6 साल से जो चल रहा है वो चेंज होगा। मुझे लगता है काफी चेंज होता है। हम्म। पिछले 5-6 सालों में गवर्नमेंट का काफी बड़ा रोल रहा है केपेक्स में, जो कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज, रोड्स और डिफेंस वगैरह में काफी पैसे इन्होंने डाले हैं। तो जी। आई वुड से दैट एवरेज बजट हैज कम अप फ्रॉम 2.5-3 lakhs to 11 lakhs as is there in the last budget। उतना जी। मीट कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, बट काफी इंक्रीज हुआ है। जी। तो इसके कारण जो है काफी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें काफी बेनिफिट आया। डिफेंस हम्म। में काफी बेनिफिट आया, क्योंकि सरकार जो है एक्सपोर्ट के तरफ भी ध्यान दिया कि भाई हमारा डिफेंस और एक्सपोर्ट में भी ग्लोबल वो मुकाम हासिल करे, तो उसमें भी ग्रोथ हुआ है। जी। और तो ये सारे मतलब और मेटल सेक्टर में भी काफी हुआ था। जो हम्म। सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाया वो बैंक से, आपने सही बताया। तो हम्म। बैंक्स में क्या है कि ग्रोथ का लार्जली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का काफी टोन डाउन परफॉर्मेंस रहा है। इफ यू लुक एट एचडीएफसी बैंक, कोटक राइट। बैंक, जो ट्रेडिशनली साउंड बैंक्स होते थे वो काफी अंडर परफॉर्म किए। आई वुड से ट्रू। आईसीआईसीआई has done relatively better. I would say PSU, small PSU banks have done relatively better. बट आई वुड से जनरली बैंकिंग पैक जो है उसका जो मार्केट कैप रिलेटिवली फॉल हुआ है, और 13% ओवरऑल रिटर्न है लास्ट ईयर का। दीज जी। गाइज हैव एक्चुअली अंडर परफॉर्म। तो आई वुड हम्म। से आगे जो हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो डाउन हम देख रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कट बैक किया है ना सरकार ने स्पेंडिंग का, वो बरकरार रहेगा। ओके। लोगों को लोगों का ये समझना है कि वो स्टोरी रीअकर करेगा। तो ये जो फॉल है ये टेम्पररी है, मुझे लगता है टेम्पररी नहीं है, ये आगे भी रहेगा। तो मुझे लगता है सरकार का जो बजटरी सिनेरियो है वो चेंज होगा। द फोकस ऑन कैपिटल स्पेंडिंग ऑन सम ऑफ दिस सेक्टर, स्पेशली रोड्स, आई वुड से यहाँ पे काफी कटबैक हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है एक्चुअली, ओके। क्योंकि सरकार ने काफी कर लिया है। अब जो है फोकस जो है सरकार का वो रूरल और ये सब जगह पे रहेगा। रूरल जिसमें काफी स्लो डाउन है, यहाँ पे अभी सरकार का नया रिपोर्ट आया है पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का। उसमें ये बता रहे हैं कि भाई माइग्रेशन रूरल से अर्बन में कम हो गया है, तो लोग ज्यादा गांव देहात में ज्यादा रह रहे हैं, तो सरकार को भी फोकस करना पड़ रहा है। इफ यू लुक एट जी। जितने स्टेट्स गवर्नमेंट है वो सारा डोल आउट वगैरह दे रहे हैं, तो राइट। सरकार का जो स्पेंडिंग है उस तरह जाएगा। तो हमें सेक्टर्स वो सब देखना है जिसमें ये सब जिससे फायदा हो, जो कि मुझे ओके। लगता है कंजम्पशन सेक्टर में है। तो कंजम्पशन सेक्टर जो कि अभी रिसेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, काफी करेक्शन राइट। आया है, वो मुझे लगता है कि उसमें बेहतरी हो सकता है। वॉल्यूम में थोड़ा, मार्जिन में ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, और मुझे लगता है सम ऑफ द स्मॉल ड्यूरेबल सेगमेंट सच एज जो पंखा बनाते हैं, मिक्सी बनाते हैं, ग्राइंडर बनाते हैं, इस तरह से जो है वो सब, मेरे वेरियस लिस्टेड कंपनीज आर देयर which can actually benefit if the volumes start to improve with larger government spending in the rural areas। तो ये एक दूसरा है। तीसरा मुझे लगता है कि सर्विसेज सेक्टर जनरली ठीक करेंगे। तो जैसे आप आईटी में देख रहे हैं, तो आईटी इज एन आउट परफॉर्मर इफ यू लुक एट द मेजर इंडाइसेस। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे ये है कि यूएस इकोनॉमी जनरली इज डूइंग वेरी वेल। उनका जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट ईयर का एस एन पी 500 का कुछ 16% है।
हम्म, पिछले 4 क्वार्टर में करीब करीब 8% के एवरेज बना रहे हैं। प्लस हम्म, ट्रम्प अगर टैक्स कट करेगा तो बेसिकली उसके कारण उसका प्रॉफिट इंप्रूव हो सकता है। इसके कारण आईटी स्पेंडिंग मुझे लगता है बेटर होगा, तो आईटी इज अनदर वन दैट हैज डन वेल। आई थिंक दे कैन कंटिन्यू टू डू वेल। हम्म, उसका ट्रैक्शन हो सकता है बेटर हो जाए। और हम्म, मुझे लगता है ई कॉमर्स और जो अपना सर्विसेज स्पेस में ई जी, कॉमर्स या क्यू कॉमर्स जो बोलते हैं, ये सब जो है ये काफी एक्सपेंशन इसमें देखने को मिलेगा। तो हम्म, मुझे लग रहा है जो करेक्शन आए आ रहा है इस स्पेस में, बहुत सारे हम्म, कंपनी जो अभी लिस्टेड रिसेंटली हुए हैं, वो जी, उनका जो है डेप्थ और जो एक्सपेंस है, हम्म, स्मॉलर टाउन्स और वो जो है फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन एरिया, दिस दे विल एक्चुअली ग्रो। तो ये ओके, मुझे ये भी एक सेगमेंट मुझे ठीक लगता है। आई वुड हम्म, से दैट बैंकों को, बैंकिंग सेक्टर में मुझे लगता है कि अभी भी जो नॉर्मलाइजेशन होना है बाकी नहीं, अभी भी बाकी है। जो सर आरबीआई बोल रही है कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो कम हो, राइट, क्योंकि राइट, आप रिटेल लेंडिंग काफी कर लिए हैं, डिपॉजिट का ग्रोथ नहीं आ रहा है। सीडी रेशियो 80% पे है, जो कि 30 साल के पीक लेवल पे है। तो हम्म, बैंकिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता, तो उसे जो है सीडी रेशियो कम करे, तो बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस मुझे लगता है बरकरार रहेगा। लोगों को लगता है यहाँ पे वैल्यूएशन है, बट साइकिल इसके फेवरेबल में नहीं। बैंकिंग सेक्टर और लेंडिंग सेक्टर, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो ये हम्म, फेवरेबल नहीं है। ये पूरा जो है ना साइकिल इवॉल्व होगा, उसके बाद हमें देखना है। तो बहुत जल्दी से इसमें घुसने का इतना मतलब नहीं है। जी, तो यही सब है। एग्री सेक्टर मुझे ठीक लगता है, क्योंकि ओके, सर रूरल में अगर रहेंगे तो मतलब रूरल में अगर फोकस है तो एग्री सेक्टर का परफॉर्मेंस, फिर आपका ट्रैक्टर्स वगैरह ये सब मुझे ठीक लगता है, हम्म, जिसमें कि वॉल्यूम ग्रोथ बेटर हो सकता है। आई वुड से ऑटो सेगमेंट में अगर देखें तो टू हम्म, व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स जो है दो सेगमेंट है जो okay, बेटर कर रहा है रिलेटिव टू पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये एक और सेगमेंट मुझे लगता है। ये पोर्टफोलियो का जनरल रूपरेखा है मेरा मतलब। ऑफ कोर्स हम्म, हम जो है वैल्यूएशन में, ओवरऑल मार्केट का वैल्यूएशन में डाउनसाइड देख रहे हैं, जिसके हम्म, कारण मेरा मुझे लगता है थोड़ा सा जो है बॉन्ड बॉन्ड फंड्स में भी कुछ पैसे हम डाल सकते हैं, जिसमें कि हम्म, आपको 10% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। राइट। तो मेरा अगला प्रश्न यही था कि अगर किसी को एसेट एलोकेशन करना हो 2025 में तो कैसे करना चाहिए? इफ इन इक्विटीज तो लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना, स्मॉल कैप में कितना, एंड देन फिक्स्ड इनकम कितना, एंड गोल्ड विच हैज बीन आउट परफॉर्मिंग दिस सीजन। क्रिप्टोज को तो अलग ही रखिए, वो तो लीगल हम्म, है नहीं हमारे देश में, पर फिर भी लोग बहुत वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। सो जी। हाउ डू यू डिजाइन योर पोर्टफोलियो फॉर 2025? तो मैंने तो जनरली इक्विटी का कॉम्पोजिशन आपको बता दिया। हम्म, तो मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी रख सकते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो बैंकों का है, अगर फॉल होता है, जो इक्विलिब्रियम आता है वो करीब करीब 74% पे आता है। ओके, तो 80% से 74% आना वो बड़ा एडजस्टमेंट है। जब ये राइट, एडजस्टमेंट होता है, हम्म, लेट्स से इतना लेट्स से 7% का एडजस्टमेंट ना भी हो, लेट्स से हम्म, 300 बेसिस पॉइंट का, 3 परसेंटेज पॉइंट का भी हो, तो हम्म, क्या होता है होगा कि आपका जो बैंकों का जो डिपॉजिट है वो ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाएगा, क्योंकि ट्रू, क्रेडिट का कम आएगा, तो जो इंक्रीमेंट जो सरप्लस है, जो भी फ्लो है, वो ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाएगा। इसके कारण आपका बॉन्ड यील्ड्स जो है वो कम हो जाएगा, और स्लो डाउन के कारण आपका यील्ड कर्व इन्वर्जन भी होगा। तो इसके राइट, कारण आपका बॉन्ड वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। तो मुझे ओके, लगता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स और गुड क्वालिटी ट्रिपल ए बॉन्ड क्रेडिट फंड्स, इसमें भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आई वुड से दैट अगर आप निफ्टी देखेंगे तो 13% रिटर्न लास्ट ईयर दिया है। इट कुड बी मच लेस बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ मैं बता रहा हूँ कि 5% से ज्यादा ना हो। तो अगर वैल्यूएशन भी वॉलेटाइल होगा तो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, अगर आपको 8% मिलता है, वो अच्छा होगा, 8 से 10% मिल सकता है। तो राइट, एक प्रोपोर्शन आप जो है वहां भी रख सकते हैं। एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न, नियर टर्म में मुझे लगता है कि डॉलर स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि राइट, यूएस रेट कट का चांसेस कम हो गया है, 4 की जगह 2 बता रहे हैं नेक्स्ट ईयर। तो एंड हायर फॉर लॉन्गर बता रहे हैं, इसका मतलब डॉलर स्ट्रांग हो सकता है।
राइट। इसके कारण गोल्ड जो है आपका रिस्क में आ सकता है, देयर कैन बी सम करेक्शन, बट राइट। ओवर लेट्स से इफ आई लुक एट बियॉन्ड 1 year, gold can still do better. So ओके। correction, we'll buy it on correction. So that is on gold. और क्या पूछा आपने? हाँ, स्मॉल मिड कैन स्मॉल लार्ज कैप, राइट? एलोकेशन, राइट। हाँ, एलोकेशन तो मुझे लगता है कि अगर ये इक्विटी मार्केट पे रिटर्न्स अगर 3 से 6 महीना में भी नेगेटिव रहा जो अभी है, तो आपका जो स्मॉल कैप मिड कैप जो बबल सिचुएशन में वो वो आपका रिस्क में आ सकता है, क्योंकि अगर रिटर्न्स नेगेटिव है, आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो फ्लो के और मोमेंटम के हिसाब से कर रहे हैं। तो जी। मोमेंटम अगर स्ट्रांग रहता है तो और ज्यादा फ्लो आता है, और फ्लो हम्म। आता है तो वैल्यूएशन फिर बढ़ता है। तो इट इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो अगर मान लीजिए 6 महीना तक अगर रिटर्न नेगेटिव रह गया, 4 से 6 महीना, तो ये फ्लो भी रिस्क में आ सकता है। तो इसके कारण मुझे लगता है स्मॉल कैप जो है, स्मॉल एंड स्मॉल मिड कैप कैन बी एट अ मच लार्जर रिस्क देन द लार्ज कैप नेम्स। मिस्टर सिन्हा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। एक तो बजट से आपकी मेन एक्सपेक्टेशन क्या है, और दूसरा, अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो निफ्टी हैज नियरली डबल्ड। 12,000 पे हमने शुरुआत की होगी 5 साल 2020 में, और अभी हम जो हमने हाई लगाया वो 26,300 का, नियरली 27,000 का ही था। तो क्या अगले 5 साल में निफ्टी डबल हो सकता है, इवन इफ वी हैव अ ब्लिप ऑफ से 1 ईयर, मार्केट नहीं चला, कंसोलिडेट किया या नीचे चला गया, तो अगले 5 साल में हम इसको डबल होता देख सकते हैं? ये जो अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर फंडामेंटली फंडामेंटली अगर हम देखेंगे तो राइट। अर्निंग्स ग्रोथ इज गोइंग टू बी मच लेसर। सो इफ यू ओके। लुक एट 2014 टू 2020, मतलब प्री कोविड, एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ 3.5% ही है निफ्टी का। जी। तो जी। अगर हम देखें प्री कोविड से अब तक करीब करीब 19 से 20% का कंपाउंडिंग है। तो जी। अगले 5 साल में बहुत कम ग्रोथ होने वाला है, ये बहुत क्लियर है। सो वी हैव एडवांस्ड अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स हैव एडवांस्ड अ लॉट ऑफ अर्निंग्स। तो जो भी रहेगा रिटर्न, वो मुझे लगता है कि मल्टीपल के बेसिस पे होगा और लिक्विडिटी के बेसिस पे होगा। तो ओके। हो सकता है कि एक आध साल का मोह फिर एक रैली हो जाए, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंटली हायर एवरेज, अनलेस वी आर सेइंग दैट यूएस फेड कट कर दे। वो सारा जी। ग्लोबल फैक्टर होता है। तो राइट। लिक्विडिटी पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगले 3-4 सालों में, कि फेड क्या करता है, अर्निंग्स क्या होता है, ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, डॉलर क्या होता है। सो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर market sentiment and flow indicators that will determine the multiples. But मुझे लगता है earnings fundamentally it is not very ओके। supportive. So I would say that uh, we instead of targeting a certain level, मुझे लगता है ये फैक्टर्स पे अगर हम ज्यादा ध्यान दें और सेक्टर क्या परफॉर्म करे, जी। कौन से सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ द निफ्टी लेवल्स। वन थिंग दैट यू वुड वांट फ्रॉम द बजट 2025? देखिए देखिए, मैं तो कुछ भी मांग सकता हूँ, वो सरकार करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता। बट अगर मुझे मांगना भी हो तो और ये ग्रोथ के लिए फेवरेबल होगा अगर सरकार जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस और टैक्स इंसिडेंस ऑन हाउस होल्ड्स आर रिड्यूस्ड एंड रोल्ड बैक। बिकॉज मैं काफी दिनों से ये बोल रहा हूँ कि भाई सरकार ने बिकॉज ऑफ their strategy, overall strategy of supply side push, which is cutting corporate tax, doing more infrastructure spending, the public debt has increased. तो सरकार का जो डेट है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो है 2025, मतलब इस साल का करीब करीब 260 लाख करोड़ होगा, और पिछले 5 सालों में 116 लाख करोड़ का एडिशन हुआ है। तो ओके। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए सरकार ने, अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपने टैक्स कट कर दिया और बहुत सारा रिकैपिटलाइजेशन हुआ, बैंक प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट डेट रिवेवर हुआ, उसके कारण आपका डेट बढ़ गया। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए और सब्सिडी कट कर दिए। जो आपका पेट्रोल डीजल का दाम है वो उससे लो, गवर्नमेंट ने टैक्स की उगाही की। प्लस कंप्लायंस और डिजिटाइजेशन के कारण भी काफी एक्सेस टैक्स बर्डन हाउस होल्ड पे आया, जबकि हाउस होल्ड का इनकम इन रियल टर्म्स हैव एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड और बीन वेरी लो। wages राइट। have definitely contracted, but income growth including household income has actually been very low.
तो इसके कारण लोग जो स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो आपका डिमांड नहीं है, सेल्स ग्रोथ कम है, कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही इस कारण। तो जो भी बेनिफिट दिया वो जो सरकार का जो अटेम्प्ट था वो मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा कैच 22 सिनेरियो है। तो अगर आप हम्म, टैक्स कट करोगे तो आपका स्पेंडिंग नहीं कर पाओगे और स्लो डाउन होगा। तो मेरे हिसाब से एक आध साल आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फिजिकल मैनेजमेंट में, बट हम्म, आपको रियायत देना चाहिए हाउस होल्ड को, सो दैट दे कैन स्पेंड। एंड एज यू स्पेंड तो आपका टॉप लाइन ग्रोथ बेटर होगा, कंपनी थोड़ा कॉन्फिडेंस होंगे, केपेक्स करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये मेरा इमेजिनेशन है। गवर्नमेंट मे नॉट एक्सेप्ट, मे बी हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी एज वी आर सीइंग कि भाई जीएसटी जो का जो डिस्कशन चल रहा है, राइट। उसमें तो बता रहे वो इंक्रीज ही करने वाले हैं। तो जी। दे आर गोइंग अगेंस्ट व्हाट आई एम इमेजिनिंग। आजकल तो सोशल मीडिया पे पॉपकॉर्न को लेके जो जीएसटी में बदलाव जी हुए हैं जी। उसको लेके काफी मीम्स आ रही है। जी मिस्टर जी। सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस 2025। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल।